Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. That's nice so reaction and I'm reaction best. तो today's topic is integral. तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इंटीग्रल क्यों है, मतलब क्यों बनाए गए हैं, इसका यूज़ क्या था, पर्पस क्या था और डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं जो इंटीग्रल्स है ना, ये डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद पोर्शन आया है। सबसे पहले बनाया गया था डिफरेंशियल कैलकुलस। जो डिफरेंशियल कैलकुलस था, इसका मेन मोटिव था, जो भी इसका सेंटर्ड यूज़ था वो यूज़ था कि कोई भी हमें अगर ग्राफ पता है, कर्व पता है, उसके में टेंजेंट्स फाइंड करना, टेंजेंट्स लाइन फाइंड करना था, और हमें किसी भी पॉइंट पर किसी ग्राफ के लिए हमें स्लोप फाइंड करना टेंजेंट की, ठीक है ना। तो टेंजेंट एंड स्लोप फाइंड करने के लिए जो बना था वो था डिफरेंशियल कैलकुलस। एंड देन इंटीग्रल, जो इंटीग्रल कैलकुलस आया था ना, इसका मेन यूज़ था किसी भी ग्राफ के लिए। अगर हम ग्राफ के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर कोई ग्राफ पता है तो उसका हमें सिर्फ एरिया फाइंड करना है, सर्टेन लिमिट्स, हमें कुछ लिमिट्स बताई जाएंगे यहाँ से आता, तो हमें उसका एरिया फाइंड करना कि इस अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व कि क्या एरिया आ सकता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये होता है, जैसे आपको कोई फंक्शन पता है और वो डिफरेंशिएबल है, पता होगा कि वो इंटरवल लिख दिया जाएगा, स्पेसिफिक इंटरवल, कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये फंक्शन जो है वो मेरा डिफरेंशिएबल है। तो अगर फंक्शन को f से लिखा जाता है, इसके डिफरेंशियल या इसके डेरिवेटिव को f डैश से लिखा जाता है, तो यहाँ एक नेचुरल सा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल था तो हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड किया होगा। सपोज दैट वो f डैश आ गया, ठीक है ना, तो f से f डैश आ गया डेरिवेटिव। अब कोई भी बच्चा जो जिसे मैथमेटिक्स अच्छा लगता है या वो मैथमेटिक्स के लायक है, तो वो ये ज़रूर पूछेगा कि f डैश अगर मेरे पास है तो क्या f डैश से ये फाइंड करने का कोई प्रोसेस मेरे पास है या नहीं है, या हम f डैश को f में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर f ओरिजिनल फंक्शन था और f डैश इसका है डिफरेंशियल डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो क्या हम जैसे हमने अगर किसी फंक्शन से उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसी प्रोसेस है जिससे हम डेरिवेटिव से ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड कर पाएँ। बस इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए जो एक प्रोसेस बनी, ब्रॉड प्रोसेस बनी, उसे कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल के दो मेन यूज हैं। फर्स्ट तो यूज ये होता है कि मेरे पास कोई अगर डिफरेंशियल फंक्शन दिया गया था तो हमें से ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड करना, मीन्स हम डिफरेंशियल कैलकुलस में करते हैं एफ टू एफ डैश फाइंड, और इन इंटीग्रल कैलकुलस हम कर सकते हैं एफ डैश से एफ को फाइंड, ओके। सेकेंड जो इसका कंसेप्ट है वो ये है, डेली लाइफ में भी सब जगह यूज होता है कि हम एरिया अंडर द कर्व, हमें कोई कर्व या ग्राफ पता है उसके अंदर कितना एरिया है वो फाइंड करना, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखने होंगे। जैसे मान लो अगर हमें एरिया अंडर द कर्व ही फाइंड करना था या हमें एफ डैश से एफ को फाइंड करना है, ये फाइंड करने के लिए हमें कुछ बेसिक स्टेप सीखने पड़ेंगे। पहले कुछ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी, फिर उनका लेवल हाई करेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना, तो इनके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम जो भी बात करने जा रहे हैं वो है, हम लोग अगर एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी जो क्लास 12th की है उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट 1 में 1 to 6 चैप्टर हैं एंड पार्ट 2 में 7 to 13 चैप्टर तक है, यानी कि 13 चैप्टर में आपको एनसीईआरटी टोटल 100 out of 100 दिला सकता है इन 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन, जैसा कि सीबीएसई ने डिफाइन किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग फर्स्ट बुक है उसमें 6 चैप्टर थे, जो सेकंड बुक है उसमें 7 चैप्टर से स्टार्ट होती है। तो वहाँ सबसे फर्स्ट चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रल्स, ठीक है ना। इस टाइप से इस चैप्टर में ही दोनों कंसेप्ट दिए गए हैं, डेफिनेट एंड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल से। तो जैसे कि हमने इधर लिखा है, ये रहा देखना, ये लिखा है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ये इसे बोलते हैं इंटीग्रेंड, जिसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। ये dx लिखा है, ये dx ये बताएगा कि हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पर x लिखा हुआ है तो हमें इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये साइन ऑफ इंटीग्रल है, ठीक है। तो हम एक सबसे बेसिक सा फॉर्मूला लिखते हैं जिसके द्वारा हम, जिसे सिंपल कहते हैं, डेरिवेटिव में पावर रूल कहा गया था, उस टाइप से ही यहाँ है। जैसे कि ये लिखा है, अगर हमें करना हो x की पावर n x, इसका इंटीग्रल कितना आएगा, तो इसका आता है x की पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1। और इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि अगर यहाँ पर n की वैल्यू नेगेटिव 1 हो जाती है तो ये फिर जो वैलिड नहीं रहेगा। ये कब तक के लिए वैलिड है, यहाँ पर ये है इस क्वेश्चन के लिए n डज नॉट इक्वल टू -1, n जो है वो -1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। n की वैल्यू थी वो -1 एक्सेप्टेबल नहीं है, n डज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ भी वैल्यू आपकी हो फ्रैक्शन में, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सारी वैल्यूज वैलिड है। क्योंकि अगर यहाँ n की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये इंटीग्रल 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1/x का मतलब होता है यहाँ पर log x, ठीक है ना, log x। यहाँ होता है कि बाद में एक कांस्टेंट भी लिखा जाता है c, ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि जो इंटीग्रल है ना, ये क्या है, इसे बोलते हैं, अगर हम लोग मेरे पास एफ एक्स और डी एक्स दोनों अगर कंपेयर करें तो ये इनवर्स प्रोसेस होती है ऑफ डेरिवेटिव, इसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव्स, ठीक है ना।
तो वहाँ अगर कोई कांस्टेंट मेरे पास है डेरिवेटिव के टाइम वो जीरो हो जाता है ना, तो उस कांस्टेंट को मान लो वो जीरो हो गया था, अगर ये मेरे पास एफ था, इससे हमें एफ डैश मिल गया, ये फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव करके हम लोग यहाँ तक आ गए थे। अब मुझे जब इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब जब इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ तक आ पाएंगे। अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट था वो तो जीरो हो गया होगा ना यहाँ आके। अब हमें जब उर्दू फंक्शन फाइंड करना था तो अगर हम यहाँ से ही करेंगे तो वो कांस्टेंट तो आने वाला है नहीं, ये कांस्टेंट यहाँ ही नहीं था, तो वही कांस्टेंट यहाँ बताता है। और इस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कंडीशंस होती हैं जिनसे हम इस कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सी जो था इसके बाद कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, आपको कैसी कंडीशंस दी गई है ना, यहाँ से ही फाइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ जरा देखना, ये 1/s लिखा था, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पॉइंट आपको नोट करना, वो ये है कि यहाँ पर सिंगल एक्स ना लिख के यहाँ पर मॉडुलस लगाया जाता है और बाद में प्लस सी। अब मॉडुलस का यूज़ क्या ये है कि जनरली यहाँ अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव है, अगर सपोज दैट एक्स जो है अपने आप में पॉजिटिव नंबर है तो आंसर वही आएगा। अगर एक्स निगेटिव नंबर है तो भी हमें यहाँ पॉजिटिव लिखना है। लेकिन क्या होता है, जो ए लॉग है ना वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर पर रियल वैल्यू देता है। अगर लॉग के अंदर हम निगेटिव वैल्यू रख देंगे, लॉग निगेटिव पर डिफाइन करेंगे, मान लो अगर हमने लिखा था यहाँ पर लॉग -2 लिख दिया, निगेटिव नंबर हो गया था ना, तो यहाँ पर जो लॉग की वैल्यू आएगी वो रियल नंबर में नहीं आएगी, वो कम्प्लेक्स में चली जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाती है। अगर निगेटिव फिनिश करना तो ये हो जाएगा log 2 + i इस टाइप से। तो ये अपना रियल नंबर नहीं रहा। जनरली हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ सारे रियल आने चाहिए आंसर, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ हमने मॉडुलस जो लगाया था वो सिर्फ ये बता रहा था कि यहाँ पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, मीन्स ये रियल लिखा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन लिखा था जो हम लोग, तो एक्सरसाइज अगर हम 7.1 देखें एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 7.1, तो वहाँ कुछ सिंपल से क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, उसमें लिखा होगा बाय द इंस्पेक्शन मेथड। मतलब यहाँ हमें ये देखना है कि अगर हमने डेरिवेटिव पहले किया था तो सपोज जैसे डेरिवेटिव साइन एक्स का कितना होता है, कॉज एक्स आ गया था, तो मैं यहाँ अगर कॉज एक्स लिखा था तो ये पता करना कि कॉज एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या है, तो उसका क्या होगा, साइन होगा जाके ना। तो हमें डायरेक्ट बस समझना है वहाँ से और यहाँ से दोनों, मतलब डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों को कंपेयर करते हुए आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो जिससे हम लोग अगर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये है लिखा यहाँ पर cos 2x, इसका हमें करना था, मतलब cos 2x लिखा था, इसका हमें बताना था इंस्पेक्शन मेथड से कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है ना, ये बताना था। तो पहले ये सोचो cos x डेरिवेटिव करते टाइम cos x किसका आंसर था। तो अगर मेरे पास फंक्शन sin x था उसका डेरिवेटिव था cos x, ठीक है ना। तो sin x का डेरिवेटिव कितना था, sin x का डेरिवेटिव था d/dx, इसका डेरिवेटिव था cos x, ठीक है ना। तो अगर हम cos x का करेंगे इंटीग्रल तो आंसर क्या मिलेगा, sin x, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ एंगल की, यहाँ एंगल डबल है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ भी एंगल को डबल कर देंगे, तो यहाँ कितना आएगा, डबल तो आ जाएगा, लेकिन क्या बाद में हम एंगल का भी तो डेरिवेटिव करेंगे 2x का, तो 2x का एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन हमें अभी जो क्वेश्चन चाहिए था वो सिर्फ cos 2x का ही तो चाहिए हमें, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल बाय द इंस्पेक्शन मेथड। तो ये 2 रिमूव करके हम लोग इधर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा इधर आके 1/2 d/dx ऑफ sin 2x, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से ये जाना कि अगर ये लिखा था, अब ये कांस्टेंट है, जानते हैं अगर हम कोई कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो चाहे हम इंटीग्रल करें या फिर डेरिवेटिव करें वो फंक्शन से बाहर निकल जाता है, वो साइन से बाहर चला जाता है। जैसे कि तो इसे ले सकते हैं d/dx ऑफ 1/2, ठीक है ना। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1/2 sin 2x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, cos 2x मिलेगा। तो हम अगर हम इसे यहाँ से देखें एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन से देखें तो ये बोल सकते हैं अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो हमें आंसर ये मिलेगा, ठीक है ना। इसका इंटीग्रल ये हो गया, तो हम इंस्पेक्शन मेथड से ये बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रल होगा ऑफ cos 2x का वो कितना होगा जाके, मतलब इंटीग्रल ऑफ cos 2x बाय द इंस्पेक्शन मेथड, ये कितना हो गया जाके, ये हो गया 1/2 sin 2x। और यहाँ क्या अगर बाद में लिखना चाहो तो प्लस लिख सकते, लेकिन यहाँ इतना आ गया ना आंसर तो ये हो जाता है, लेकिन ठीक है। तो अपनी जो एक्सरसाइज मिलेगी आपको 7.1, उसमें 1 to 5 तक के क्वेश्चन इस टाइप से ही मिलेंगे, इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करने थे। उसके बाद हम लोग 6 क्वेश्चन से थोड़ा देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा आपको, तो वो क्वेश्चन ये रहा, 6 क्वेश्चन ये था 4 times e⁻³ x + 1 dx, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। इससे पहले हम देखो आपको यहाँ कुछ बता रहे हैं, देखो जरा, जैसे कि अगर e⁻x का आपको क्या करना था इंटीग्रल, तो ये कितना आता है e⁻x + c, ई का इंटीग्रल वही रहता है। आफ्टर दैट अगर हम एक डेफिनेशन और देखना चाहें, ये होता है मान लो मेरे पास यहाँ पर ये लैम्डा था और ये fx है, अगर हमें इसका तो ये था इंटीग्रल,
ठीक है ना। ये कांस्टेंट था कोई भी, कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रल के साइन से बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। कोई कांस्टेंट है, अगर ये डी एक्स ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा था तो ये बाहर आ जाएगा। अब आप आराम से एफ एक्स का डेरिवेटिव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो आपको कोई दो या दूसरे अधिक फंक्शन दे दिया, जैसे लिखा था एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस टाइप से इंटीग्रल करना था, तो यहाँ क्या होता है, जो इंटीग्रल का साइन है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चाहे बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, मतलब ये जो साइन था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चाहे बीच में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, इंटीग्रल जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखा था, देखो एक फंक्शन ये लिखा था और प्लस 1, इस टाइप से कर सकते हैं। तो अगर चाहो तो ये ऐसे हो जाएगा 4 टाइम्स ई टू दी पावर 3x डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स। 4 यहाँ आ गया, 1 इधर चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ 4 कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, कांस्टेंट जो 4 था वो बाहर आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ई टू दी पावर 3x डी एक्स प्लस 1। तो 1 का जो इंटीग्रल होता है वो x होता है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा x, यहाँ करेंगे तो ये रहेगा 4e का इंटीग्रल तो वही रहेगा, ठीक है। देखो भाई इतना सा ध्यान रखना है आपको, बस कुछ नहीं, कि जब आप डेरिवेटिव करते थे तो जो भी मल्टीप्लाई में आता था आफ्टर दैट, ठीक है ना, एक्स्ट्रा में, वो यहाँ पर डिवाइड में आता। जैसे कि अगर आपके पास सिर्फ ये कहा जाए कि आपको ई टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना, तो यहाँ कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ई टू दी पावर 3x इंटू में 3 आएगा। ये जो इंटू का 3 है, जो भी ऐसा कुछ इंटू में आता था, एंगल का या पावर का डेरिवेटिव जब हम करते थे, वो सारा कुछ यहाँ डिवाइड में आता है। तो ये 3 यहाँ इंटू में ना आके यहाँ कहाँ आएगा, डिवाइड में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ 3x जब करेंगे तो अपान में क्या आ जाएगा 3 और ये प्लस x, मतलब ई टू दी पावर 3x का इंटीग्रल ये हो जाती है। ई टू 3x ई के लिए था, पावर के लिए करेंगे तो 3 आ रहा है, वो कहाँ है इस पर डिवाइड में। डेरिवेटिव करते टाइम जो इंटू में आता है, इंटीग्रल करते टाइम वही चीज़ कहाँ डिवाइड में आती है, ठीक है ना। तो ये x लिखा था और बाद में क्या आएगा प्लस c। ये क्वेश्चन हो गया 6 वाला, ठीक है ना। अभी कुछ क्वेश्चन में आप टाइम लगेगा समझाने के लिए, बाकी क्वेश्चन बड़े इजी लगेंगे आपको, ठीक है ना। तो 7 क्वेश्चन की बात करते हैं इसके बाद। तो ये 7 क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 वाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या करते हैं सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आफ्टर दैट सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो ब्रैकेट ओपन कैसे होगा, जाके मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया डी एक्स, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर के रूल से क्या होता है, जो भी पावर लिखी होती है आंसर में पावर उससे ज़्यादा हो जाती है, और जो रिजल्टेंट पावर थी वही डिवाइड में आता है। तो देखो यहाँ पावर 2 है तो कितना इसका आएगा पावर 3, पावर 1 ज़्यादा हो गई 2 से 3, और जो 3 था भैया अपान में आएगा, और -1 का कितना होता है एक्स लास्ट में प्लस c, ठीक है ना। इस टाइप से कर सकते हैं। जैसे मान पावर अगर 2 है तो यहाँ क्यूब आएगा, पावर 4 है तो यहाँ 5 आएगा, और जो पावर आएगी भैया अपान में आता है, ठीक है ना। फिर फॉर्मूला क्या था एक्स पावर एन का, एक्स पावर n प्लस 1 होल बाई n प्लस 1। तो सिंपल था, जितनी पावर हो उससे बढ़ा दो, ज़्यादा कर देंगे तो भाई पावर लिखी जाएगी और भाई डिवाइड में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो भाई हमने यहाँ किया था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया है। तो ये अपना 8th क्वेश्चन, यहाँ लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो देखो जो मेथड यहाँ लगाया था, कांस्टेंट कहाँ जाता है इंटीग्रल से बाहर, बचे हुए का आराम से इंटीग्रल कर लो। अगर मान लो कुछ कांस्टेंट लिखा है इंटू में कहीं, जैसे कि मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा हुआ है, तो बस ए को पहले लिख लेते हैं आराम से, उसके बाद एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कर लेंगे। कितना होगा बताया था, पावर जितनी भी उसे एक बढ़ा दो उतना ही अपान में लिख दो। तो यहाँ एक ए का तो ए लिखा ही जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, और अपान में कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। ऐसे प्लस वी तो भी लिखा ही जाएगा, एक्स लिखा, एक्स का कितना आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पावर भी 1 है तो पावर 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 2, और अपान में आ गया 2। और सी जब भी कोई कांस्टेंट लिखा हो, चाहे वो 1 2 3 ए बी सी कुछ भी हो, अगर प्योर कांस्टेंट है आपको उसका इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाद में एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो सी का कितना हो जाएगा इंटीग्रल सी एक्स। अब देखो जरा, हम लोग बाद में हमेशा एक कांस्टेंट सी ऐड करते हैं, अब यहाँ सी पहले से ही आ गया है तो चाहो तो यहाँ क्या लिख देते हैं कांस्टेंट सी डैश। ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर सी लिखा है तो फिर सी नहीं लिखेंगे ना, कुछ नया लिखना होता है तो हमने सी डैश लिख दिया था, समझ में आ गया ये वाला। तो बस इतना ही था। अब नेक्स्ट को देखते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ देखो 2x स्क्वायर का सी टू दी पावर एक्स लिखा, बहुत ईजी लिखा है। टू तो कांस्टेंट है तो उसे पहले से ही लिख लिया, ठीक है ना। अब बच्चा एक्स स्क्वायर, इसका कितना इंटीग्रल आएगा, पावर यहाँ पर 2 है तो 2 से क्या पावर इंटीग्रल में एक ज़्यादा कर दी जाती है तो यहाँ क्या हो जाएगा पावर 3, और भाई अपान में आ जाएगा 3, ठीक है ना। ई टू दी पावर एक्स, देखो ई टू दी पावर एक्स
एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रल भी वही होता है और डेरिवेटिव भी वही होता है। इसके अलावा आपको शायद ही कोई ऐसा फंक्शन मिले जिसका इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों ही सेम रहते हो। तो यहाँ ई टू पावर एक्स का कितना इंटीग्रल आएगा, ई टू दी पावर एक्स और बाद में एक प्लस सी हो गया, ठीक है ना। तो ओवर 9 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं जरा अभी, ठीक है ना। तो ये अपना रहा 10th क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा था, रूट टाइम्स एक्स माइनस 1 रूट एक्स, बाहर लिखा था होल स्क्वायर। तो सबसे पहले करते हैं इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन इजी हो जाएगा, फिर हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स आएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1/x आएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू वी। तो ये हुआ अपना कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ रूट एक्स कैंसिल होके ये सिर्फ 2 बचेगा यहाँ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो ये बचा एक्स प्लस 1/x माइनस 2 और dx, ठीक है ना। अब यहाँ से इंटीग्रल करना बड़ा इजी हो गया। एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। 1/x का इंटीग्रल होता है log x, और -2 का इंटीग्रल कांस्टेंट है प्योर, तो इसमें बाद में एक्स चक्का देना है आपको बस। अगर आपको कहीं भी प्योर कांस्टेंट लिखा हुआ मिल जाए तो उसका आपको इंटीग्रल करना है, तो बस उसमें क्या करो, बाद में एक्स चक्का दो अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स का कितना हो गया इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1/x का कितना इंटीग्रल होता है log x, ठीक है ना, -2 का -2x बाद में प्लस c, ठीक है ना। ये रहा 10th क्वेश्चन। अब 11th की बात करते हैं। तो 11th में इस टाइप का लिखा हुआ है, ये फंक्शन जनरली पी वाई क्यू का लिखा हुआ था। तो अभी हमने जो भी यहाँ लिखा है उसमें कहीं भी पी वाई क्यू टाइप का कोई फार्मूला नहीं लिखा था, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो ना इस टर्म में, भाई सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। फिर तो जब डिवाइड यहाँ करेंगे एक्स क्यूब में करेंगे, जरा बताओ, अगर एक्स क्यूब में डिवाइड एक्स स्क्वायर से किया जाएगा तो एक्स ही तो बचेगा ना। अगर एक्स स्क्वायर में डिवाइड एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 1 बचेगा ना, एक्स की बात करते हैं तो 5 तो बचेगा ही। अगर यहाँ करेंगे तो डिवाइड में लिखा रहेगा। तो जब डिवाइड यहाँ करेंगे क्या बचेगा, एक्स। जब डिवाइड यहाँ करेंगे कितना बचेगा 5, और जब यहाँ करेंगे तो क्या बचेगा -4/x स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा बात करते हैं, एक्स का तो डेरिवेटिव आपको एकदम से याद हो गया, कितना होता है एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट का बस उसमें बाद में एक्स चक्का देते हैं ना, तो एक कांस्टेंट लिखा था 5, इसमें बाद में एक्स चक्का देंगे तो हो जाएगा 5x। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पहली बार क्वेश्चन आया जहाँ पर 1/x स्क्वायर लिखा। जरा देखो यहाँ पर, अगर कहीं 1/x स्क्वायर लिखा हुआ होता है उसे x और -2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर जो अपना रूल था इंटीग्रल का, इस मेथड से इसका आंसर माइनस का 1/x आना चाहिए था ना, ठीक है ना। तो ये सही था, ये तो सही है ना। हम यहाँ पर कुछ जनरल लिख रहे हैं, मान लो 1/100 और यहाँ लिखा है dx। अगर आपको इसका इंटीग्रल करना है तो कितना आएगा, सेम लॉ से माइनस तो यहाँ रहेगा ही, पावर एक कम कर दो यहीं, तो 100 है, क्या किया 99 इंटू एक्स और 99। मान लो अगर यहाँ क्या लिखा था, अगर एक्स और यहाँ 10 लिखा हुआ है और डी, आपको क्या करना था, निगेटिव बंदों को लिखना, यहाँ क्या लिखना है 9 इंटू एक्स टू दी पावर 9 प्लस सी, बस ये करना। पावर एक कम करो, वो यहाँ लिख दो, भाई यहाँ लिख दो, समझ में आया था। मतलब जितनी पावर, अगर 1/, में कोई फंक्शन लिखा था एक्स की पावर लिखी है तो उसे एक कम करो पावर को, वो तो हो गई, और पावर पहले और लिख देना है, ऊपर नेगेटिव बन रहेगा, ठीक है ना। इस टाइप से याद कर सकते हो। अगर आपको करना है तो इस मेथड्स का यूज करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं, एक्स का कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का हो गया बस 5x, एक्स का दिया कॉन्स्टेंट है तो बाद में माइनस, यहाँ देखो 1/x स्क्वायर का होता है माइनस का 1/x, तो जब नेगेटिव आएगा और नेगेटिव ये तो पॉजिटिव हो गया, तो 4/x, ठीक है ना, और प्लस सी। ओके, समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये रहा अपना 12th क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा था, x³ + 3x + 4 होल वाई लिखा है √x। तो यहाँ देखो, जब भी अगर हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन साइड से डिवाइड वाले मिलते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। और बड़ा इजी आपको बताते हैं जी मैं डिवाइड करने का। देखो यहाँ पावर 3 है, पावर यहाँ x की 1 है और यहाँ पर x है ही नहीं। अपान में जो लिखा उसकी पावर कितनी है, √x मीन्स होता है पावर इसकी हो गई, रूट मीन्स पावर 1/2। तो जरा पहले ये बताओ, अगर आपको डिवाइड ही करना है, पावर यहाँ 3 है, जब डिवाइड करते हैं तो सब लोग जानते हैं पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है डिवाइड करने में पी वाई की फॉर्म में। तो अब यहाँ डिवाइड करेंगे, पावर 3 में से हाफ जाएगा आधा, तो कितना बचेगा 2.5, और 2.5 को फ्रैक्शन में लिखा जाता है 5/2, ठीक है ना, 2.5 को। तो जब डिवाइड यहाँ करेंगे तो बचेगा x की पावर 5/2, क्लियर। प्लस जरा देखो ये 3 तो लिखा रहेगा, यहाँ पावर x की 1 है, यहाँ हाफ है, जब माइनस करेंगे 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, मीन्स वो पावर x की लिखी जाएगी, हाफ लिखो या रूट एक ही बात है ना, पावर हाफ लिख दिया, या चाहो यहाँ पर रूट ले सकते हो, प्लस 4 अपॉन क्या रहेगा √x, ठीक है ना, यहाँ तो x है नहीं,
इस टाइप से। अब जरा देखो इसका तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीका से आता होगा। क्या करना है, ये पावर रूल चल जाएगा, जितनी पावर लिखी होती है उसमें 1 ऐड कर लो और जितना आ जाता है उतनी होल पावर से बाद में डिवाइड कर देते हैं यहाँ के रूल से, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे जरा बताओ, जब यहाँ पावर 5/2 है, 5/2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7/2। तो यहाँ से कितना आएगा x⁴ 7/2 होल बाई 7/2। क्लियर हो गया। प्लस जरा देखो पावर यहाँ कितनी लिखी है 3 की, x की और 1/2 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 3/2। तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और होल अपान भी कितना आएगा 3/2, ठीक है ना। प्लस जरा देखो कुछ थोड़ा अगर याद कर लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी से आएंगे, ठीक है। आपको हमेशा इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो हम तो कहते हैं आपको ये आप ये लर्न ही कर लो। जो 1/√x का डेरिवेटिव होता है, जो 1/√x का इंटीग्रल होता है, सॉरी, वो होता है 2 टाइम्स √x, ठीक है ना। ये सारा भी लिखा है। इस टाइप से हम पावर नेगेटिव हाफ में ले सकते हैं, नेगेटिव हाफ पावर को ऐसे हम करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन क्या बन गया 2 टाइम्स √x। तो 1/√x का कितना होता है 2√x इंटीग्रल। तो ये 4 कांस्टेंट है, ऐसे ही लिख दो। जो 1/√x बचा है यहाँ, इसका कितना आंसर आएगा 2 × √x और बाद में प्लस c। आप चाहो पावर्स को सही भी कर सकते हो, जैसे कि ये 2 था, न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ। तो ये लिख जाएगा 2 टाइम्स x⁴ 7/2 प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स x⁴ प्लस ये हो जाएगा 8 टाइम्स √x और प्लस c, ठीक है ना। तो ये तो अपना 12th क्वेश्चन। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। ये लिखा था x³ - x² प्लस x - 1 होल डिवाइड बाई x - 1। तो यहाँ जो ना डिवाइड करना ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, बड़ा इजी मेथड यहाँ पर क्या था, इन्हें हम फैक्टराइज कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जरा फर्स्ट और सेकंड इन दोनों से कितना कॉमन है x² और इन दोनों से कितना कॉमन है 1 कर लेते हैं। जरा यहाँ से कॉमन लेंगे x² तो ये बचेगा x - 1 और प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x - 1 होल बाई कितना हो गया x - 1 और dx। आफ्टर दैट देखो इन दोनों से x - 1 कॉमन है, उसके बाद बचेगा x² और प्लस 1। तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे x² प्लस 1 और इधर क्या बचेगा x - 1 होल बाई क्या लिखा है x - 1 और dx। देखो जरा इन दोनों से तो कैंसिल हो गई वाले। अब बचा कितना अपने पास केवल x² प्लस 1 बचा है। तो x² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x⁴ होल बाई 3 और 1 का इंटीग्रल कितना होगा सिर्फ x। तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं यहाँ, ये आंसर हो जाएगा x³ 3 और प्लस x और प्लस c, ठीक है ना। बस इतना सा था। तो ये 13 तक फिनिश हो गए। अब बात करते हैं 14 एंड 15 क्वेश्चन की। ओके सो दिस इज अवर 14 क्वेश्चन। देखो जरा यहाँ पर क्या लिखा था मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। अभी तक हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं देखा जहाँ पर दो फंक्शंस के मल्टीप्लाई का हमने इंटीग्रल किया हो। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम इसे सिंगल फंक्शन में रिड्यूस कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई को फिनिश करके सिंगल फंक्शन में रिड्यूस कर लेंगे। आफ्टर दैट आप 80 क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या था, ये √x था, यहाँ 1 माइनस सकते हो ना, थोड़ा सा दिमाग को चेंज करके क्वेश्चन लगाया करें। ये नहीं था √x को हम √x से पढ़ेंगे एकदम से, वो हम √x को भी फैंसी नहीं कर सकते स्टाइल से, नहीं, कुछ अलग सोचो, इंटरेस्टिंग सोचो। जैसे कि √x लिखा था मतलब होता है x⁴ 1/2 आधी पावर, ठीक है ना। तो जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे फर्स्ट वाले में तो वही रहने वाला है। तो जब फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या रहेगा x और हाफ का हाफ रहेगा माइनस, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, मल्टीप्लाई पावर ऐड कर देते हैं तो 1 और आधा 1.5 मतलब पावर कितनी होगी 3/2, 1 एंड हाफ 1.5 मीन्स 3/2। तो पावर यहाँ पर कितनी होगी x की पावर 3/2। अब तो इसको कोई भी इंटीग्रल कर सकता है, ठीक है ना, छोटा बच्चा भी कर देगा। इससे कर सकते हैं जो यहाँ पर ये लिखा था इससे हो जाएगा। और ये बताया था हमने आपको पावर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 होल बाई कितना आएगा 3/2 माइनस यहाँ 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5/2 होल बाई 5/2 और प्लस c। अब आप लोग चाहें तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो इसकी सही फॉर्म क्या होगी लिखने की 2x⁴ 3/2 होल बाई 3 माइनस 2x⁴ 5/2 होल बाई 5 और प्लस c, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 15 वाला। यहाँ पर भी √x लिखा और ये मल्टीप्लाई में लिखा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये √x मतलब कितना पावर हाफ लिखी है, जब इंटू करते हैं तो पावर हाफ सब जगह ऐड हो जाएगी। और क्या पावर यहाँ 2 पहले से ही है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड हाफ कितना होता है 2.5 मीन्स 5/2। यहाँ पावर 1 है और ये हाफ तो ये जाएगा और 1 एंड हाफ 1.5 मीन्स 3/2 और यहाँ पर इतना लिखा ही रहेगा ऐसा 3√x। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3 टाइम्स x⁴ 5/2 प्लस 2 टाइम्स x⁴ 3/2 प्लस
3x की पावर 1/2, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं अपने आप से। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से इसके बाद आ जाएगा 3x की पावर 7/2 होल बाई 7/2 प्लस 2x पावर 1 ऐड करेंगे तो 5/2, यहाँ भी हो गया है 5/2 प्लस 3x पावर 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 3/2 अपान में 3/2 और प्लस 1। बाद में करना क्या है, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 3 कट के 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। ये करना है इतना आपको, ठीक है ना। तो ये तो कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद अपना सिस्टम क्वेश्चन हमने क्या लिखा था 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x। यहाँ भी वही करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग वर्ड में। तो यहाँ 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2 तो 2 ही रहेगा। x का इंटीग्रल कितना होता है x² 2, ये हो जाएगा x² 2 माइनस 3 तो 3 रहेगा, ये कांस्टेंट था। तो आपको कांस्टेंट और फंक्शन जब भी कहीं मिक्स में लिखा हुआ मिलता है तो आप कांस्टेंट को पहले छाप लिया करो, यहाँ 3 का 3 छाप दिया। इसके बाद जो फंक्शन है उसका आपको इंटीग्रल आना चाहिए। तो cos x का इंटीग्रल कितना होता है जब बताते हैं sin x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख देते हैं cos x की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर sin x और प्लस e टू दी पावर x। ये तो भाई बेईमान सा फंक्शन है जिसका आप कुछ भी करें, इंटीग्रल करें या डेरिवेटिव करें, ये नहीं बदलता है, प्लस c, ठीक है ना। तो ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 3 sin x प्लस e टू दी पावर x और प्लस c, ठीक है ना। तो ये रहा अपना 16th क्वेश्चन। एनसीईआरटी कितनी अच्छी बुक है। अब आते हैं 17th क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो ये भी सिंपल सा लिखा हुआ था, यहाँ बिल्कुल आपको बस क्या किया था cos की जगह sin कर दिया, अगर कुछ भी नहीं चेंज किया क्वेश्चन में उन्होंने, आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का तो 2 पहले से ही लिख दो, जो भी कांस्टेंट और फंक्शन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, कांस्टेंट पहले से ही छाप दो। छाप दिया बचा x², कितना आंसर आएगा पावर पे ज़्यादा करना होता है इंटीग्रल में हमेशा, ठीक है ना। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यूब, तो ये हो जाएगा x/3 और अपा में भी क्या आ जाएगा 3, ठीक है, -3। अब यहाँ देखना है, यहाँ देखो साइन का जो, अभी हम यहाँ सारे फॉर्मूले लिख देंगे। कॉस का जो इंटीग्रल होता है, कॉस का इंटीग्रल होता है sin x, लेकिन साइन का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर साइन का कितना आएगा माइनस टाइम्स cos x, और माइनस यहाँ पहले से ही है तो प्लस हो गया, ठीक। इंटू में क्या आएगा cos x पर प्लस 5। देखो जरा ये पावर अगर देखेंगे तो 1/2 लिखी है ना, रूट मतलब पावर 1/2 होती है, और 1/2 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x की पावर 3/2 होल बाई 3/2 और प्लस कितना आ जाएगा c, ठीक है ना। रूट मतलब पावर 1/2 से क्या हो जाएगा 3/2 अपान में 3/2 आने वाला है। तो ये बस 2 यहाँ आ जाएगा और सब सही लिखा होगा, तो लिख देते हैं बस 2x की पावर 3 होल बाई 3 प्लस यहाँ आएगा 3 cos x और प्लस ये हो जाएगा 10 टाइम्स x की पावर 3/2 होल बाई 3 और प्लस क्या रहेगा c। इसी पर 17 क्वेश्चन, ठीक है। बस हम लोग थोड़ी दूरी बचे हैं एक्सरसाइज फिनिश करने से पहले, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा 18th एंड 19th क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, आफ्टर दैट हम बात करते हैं 18th क्वेश्चन के, ठीक है ना। तो 18th क्वेश्चन क्या लिखा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है, sec x ब्रैकेट में sec x प्लस 10x। तो सबसे पहले क्या करेंगे बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हमें करना क्या है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा sec x इंटू सेक, तो मिल जाएगा sec² x प्लस sec x इंटू में आ जाएगा 10x dx। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने मल्टीप्लाई किया sec इंटू सेक तो sec² x, sec इंटू 10 तो कितना आ गया sec इंटू 10, ठीक है ना। अब उसके बाद जरा यहाँ देखते हैं कुछ फार्मूले देखते हैं, जैसे कि यहाँ sec, यहाँ में सारे लिखे थे sin x का होता है इंटीग्रल माइनस cos x का होता है sin x, 10x का होता है माइनस टाइम्स log cos x, cot x का होता है log sin x, sec x का होता है log sec x प्लस 10x एंड cos का होता है log cos x माइनस cot x, sec² का होता है 10x, बाद में प्लस सी लिखा हुआ है, cos² का होता है माइनस cot x, sec इंटू 10 का होता है sec x और cos इंटू cot का होता है माइनस का cos x, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ ये sec² x है, यहाँ पर फॉर्मूला आएगा ये वाला, कितना होता है इसका 10x, उसके बाद sec x इंटू 10x, दोनों तो भैया जरा कहाँ है, ये रहा sec x इंटू 10x, कितना आएगा इसका sec x। बड़ा इजी, अगर आपको ये सारे लर्न है तो आप बस चपकाते जाओ आंसर इनके, ठीक है ना। ऐसा लगे जैसे आपने एकदम से आंसर को कॉपी करके लिख दिया, अगर आपको ये याद है तो इतना सिंपल है। तो sec² कितना आंसर आएगा यहाँ से 10x, ओके। तो इसका हो गया इंटीग्रल डायरेक्ट 10x और प्लस sec x इंटू 10 से कितना होता है sec x, तो यहाँ क्या लिख देंगे sec x और प्लस c, बस यही रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
भैया ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ के आए हैं क्लास 10th में, ठीक है ना, थोड़ी बहुत अलग में पढ़ के आए अच्छी वाली। तो यहाँ क्या करते हैं, सेक स्क्वायर अपान कॉज स्क्वायर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब इन्हें पहले साइन कॉज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद देंगे आप, ये बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन बन जाएगा और सिंपल रहेगा ये। तो इन्हें कन्वर्ट करते हैं, सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स एंड कॉसेक स्क्वायर होता है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ कितना आएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। जरा देखो ये तो सब लोग जानते ही हैं कि दूर दूर का मल्टीप्लाई होता है और पास पास का होता है, तो साइन स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, कॉज स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉज स्क्वायर। ये क्वेश्चन बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। चलो इसके बाद साइन स्क्वायर अपॉन कॉज स्क्वायर ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये बन गया इसके बाद टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखो यहाँ कहीं भी आपको टेन स्क्वायर का इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा, तो आपको ध्यान रखना है साइन स्क्वायर, कॉज स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, इन चारों के डायरेक्ट इंटीग्रल के फॉर्मूले नहीं होते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं। अगर आपके पास सिर्फ सेक स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर है, ये दो ही फॉर्मूले होते हैं। आपके पास क्या आ जाए, साइन स्क्वायर आ जाए, कॉज स्क्वायर आ जाए, टेन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर, तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। करते क्या है, देखो मेरे पास टेन स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन सेक स्क्वायर का तो है, इसी का फायदा उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो करें क्या, इस टेन स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पुराना सा फॉर्मूला ये होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसी दिन के लिए आपको 10 में पढ़ाया गया था कि आप ध्यान रखें। तो यहाँ से क्या करते हैं, टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, टेन स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, यही यहाँ चिपका देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये रही टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। अब जरा देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x और 1 का इंटीग्रल होता है x, तो यहाँ कितना आंसर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। और अब इसके बाद हम आते हैं आज की 7.1 के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना, और वो है 20th क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं। तो इसके बाद ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, एक्सरसाइज 7.1 का। इसके बाद दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं 21 एंड 22, ये दोनों ही मल्टीपल चॉइस ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है, तो ये बताने के लिए आपके पास एक तरीका है कि आप 21 और 22 दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके इनके जो भी ऑप्शन सही है, इनमें से ABCD 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे, जो भी ऑप्शन सही है आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये करना है, ठीक है ना, जिससे कि हम जान पाए आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई, आप ये क्वेश्चन कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करते हैं और आपको 21 एंड 22 क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर भी कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ भी डिवाइड था तो डिवाइड कर लेते हैं ना, डिवाइड करते हैं। तो ये कितना आएगा 2 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, तो इधर था 1 अपॉन कॉज कितना होता है सेक, तो 2 अपॉन कॉज स्क्वायर ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, सिंपल है। तो यहाँ कितना आएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब यहाँ जरा देखना दिमाग लगा के, ये 3 साइन में डिवाइड करेंगे कॉज स्क्वायर का, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, कॉज स्क्वायर एक्स को ऐसे ला लो, कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स, ठीक है ना, ऐसे लिखोगे तो भैया फायदे में रहोगे। अगर देखना साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, इसका पहले यूज करो, ये कितना होता है साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, ये तो होता है 10x, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं, तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। यहाँ देखो साइन अपॉन कॉस तो हो गया यहाँ 10x, ठीक है, और ये बचा अपॉन में कॉज, ये जनरली ये सिंपली 1 अपॉन कॉज एक्स ये तो लिखा है, ये जो बचा हुआ है तो 1 अपॉन कॉज कितना होता है सेक, यूज कर लो। तो ये हो जाएगा यहाँ से सेक एक्स, ओके, इंटू डी एक्स। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो गया, क्या कहते हैं केक वॉक। ये कितना आएगा 2 तो कांस्टेंट है, पहले का तो भैया कांस्टेंट और फंक्शन लिखा मैंने, तो कांस्टेंट को पहले बाहर रख दो, तो कांस्टेंट को पहले बाहर रख देते हैं। सेक स्क्वायर दोनों इसमें कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा है, कितना होगा सेक स्क्वायर का 10x प्लस सेक स्क्वायर, ये क्या आ गया 10x माइनस 3 इंटू कॉन्स्टेंट है पहले रख दो, तो 3 पहले आ गया, सेक इंटू 10 आपको ये लिखा, सेक इंटू 10 कितना होता है सेक एक्स, ठीक है ना, तो ये आ गया सेक एक्स बाद में प्लस सी, ठीक है ना। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं अगर आप सी ना लिखें तो मार्क्स काट लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, सारी मेहनत में पानी फिर जाता है, तो सी तो आपको लास्ट में लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेली आपकी जो है एक्सरसाइज बायोलॉजी वीडियो बनाएंगे, फुल
मतलब एक एक्सरसाइज के लिए एक वीडियो पर्टिकुलर, तो उससे आपको समझ में भी आएगा, वीडियो ज़्यादा लेंथ भी नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो हमने ट्राई किया था, आज फर्स्ट सेशन था इस बुक के लिए, इस सीरीज़ का, कि आपको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल दे पाएँ, ठीक है ना। तो अब ये इम्प्रूव होता रहेगा डे बाय डे, आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स।